नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे एक मिड कैप आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड की। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों, एक साल पहले इसका आईपीओ आया। एक साल के अंदर अगर अपने आईपीओ की इशू प्राइस की चर्चा करें तो उससे ये 10 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पॉइंट पे आके हैप्पीएस्ट माइंड की ग्रोथ से लेके इसकी वैल्यूएशन की ज़्यादा आजकल मार्केट्स में चर्चा है, जिस वजह से पिछले 4 महीने से जिस प्रकार से मार्केट में रैली बनी, हैप्पीएस्ट माइंड ने उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, कंसोलिडेशन फेज में जा चुका था। इस कंसोलिडेशन फेज से अब क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा? क्या इसकी फंडामेंटली वैल्यूएशन है, क्या इसकी टेक्निकल वैल्यूएशन है? तो दोनों पॉइंट पे हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आपको बता दें हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर ये एपिसोड हमारा अपने दर्शकों की फरमाइश पे दोस्तों। सबसे ज़्यादा हाल ही में इंक्वायरी हमें हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर मिली। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको आप चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके लिए आपका पसंदीदा स्टॉक एनालाइज करे, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कोस्ट कंटेंट डाटा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की। इस एपिसोड में हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड के दोस्तों कौन कौन से एस्पेक्ट चेक करेंगे। इसमें हम लोग कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल चेक दोस्तों, बिजनेस मॉडल समझेंगे, इसके सेक्टर का एक चेक लेंगे। प्रमोटर जो इसके अशोक सूता जी हैं, उनके लिए स्टॉक ये बहुत चर्चा में रहता है, तो उनकी भी एक जानकारी लेंगे दोस्तों। साथ ही इसकी प्राइस को भी एनालाइज करेंगे। हालांकि ये रिसेंट की लिस्टिंग है और जो दर्शक हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े हैं वो जानते हैं हम लोग स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड, चाहे वो 10 साल पुराना लिस्टिंग है चाहे वो 20 साल पुरानी लिस्टिंग है, लेकिन ये रिसेंट की लिस्टिंग है दोस्तों। लेकिन इसका भी एक इंटरेस्टिंग प्राइस एनालिसिस हम लोग आपके लिए इस एपिसोड में करने जा रहे हैं। बात करें अगर हैप्पीएस्ट माइंड की दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड एक मिड कैप आईटी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में, इसकी स्थापना 2011 में अशोक सूता जी द्वारा की गई, जिनके बारे में आगे हम लोग प्रमोटर चेक जो हमारा सेगमेंट होता है उस सेगमेंट में इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपनी डिजिटल आईटी सर्विसेज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन्स जैसी सर्विसेज दोस्तों ये अक्रॉस सेक्टर्स, जिसमें कौन कौन से सेक्टर शामिल है? ऑटोमोटिव, बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनियां, कंज्यूमर पैकेजिंग गुड्स, ई कॉमर्स, एजुटेक, इंजीनियरिंग, आर&डी, ट्रैवल, इंश्योरेंस और हॉस्पिटैलिटी जैसी सेक्टर को ये अपनी सर्विसेज देती है। इसका बिजनेस यूएस, यूके, कनाडा और मिडल ईस्ट में फैला हुआ है। हालांकि इसकी जो रेवेन्यू का 75% हिस्सा है वो यूएस से आता है। हाल ही में कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें इसने बताया था हैप्पीएस्ट माइंड की मैनेजमेंट ने कि ये यूएस से अपना जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहते हैं। 75% रेवेन्यू यूएस से आती है, ये 65 तक लाना चाहते हैं। ओवरऑल हमारी आईटी इंडस्ट्री की 60% के आसपास की रेवेन्यू यूएस से आती है। कंपनी का आईपीओ एक साल पहले आया था, सितंबर 2020 में। इसकी इशू प्राइस 165 रुपीज़ थी और इसकी लिस्ट प्राइस दोस्तों 350 रुपये पे लिस्ट हुआ था। बड़े लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हुआ था। 150 गुना से ज़्यादा इसका सब्सक्राइब, क्योंकि अशोक सूता जी के चलते इस आईपीओ में बहुत बज बना था। और उसके बाद लिस्टिंग प्राइस से भी ये अपने 5 गुना बढ़ गया था। इशू प्राइस से ऑलमोस्ट ये 10 गुना बढ़ गया था। 1500 रुपये के ऊपर एक समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बात करें कंपनी की दोस्तों, 18,355 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 797 करोड़ रुपए की रेवेन्यू। अभी इसने 1000 करोड़ एनुअली रेवेन्यू का जो मार्क वो हासिल नहीं किया है। 162 करोड़ रुपए का FY21 में इसका प्रॉफिट था। सिर्फ 10 रुपए की ईपीएस है। पी रेशो 118 रुपए का, 32 के बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करा। जब हम लोग इसकी पीयर कंपनियां जो कि हमारे देश में मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार की एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। FY21 की नंबर्स की बात करें, 797 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 162 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 36% की इसकी आरओसी है, 42% की इसकी आरओई है। क्योंकि डेट नहीं है, इसीलिए हमेशा जिस कंपनी में डेट नहीं होता दोस्तों तो उसकी आरओसी जनरली आरओई से कम होती है। डेट जीरो है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.24% की है। इसी साल इसने अपना फर्स्ट जो मेड डिविडेंड दिया है दोस्तों, 3 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दिया है इस साल। 32 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। 27% का एप्टा मार्जिन है और
21% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। बात करें दोस्तों प्रमोटर की, तो इसके जो प्रमोटर हैं अशोक सूता जी, उनके बारे में हम लोग इंडस्ट्री में सभी जानते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पहले विप्रो का टर्न अराउंड किया, विप्रो के जो आईटी हेड 15 साल तक वो आईटी हेड रहे, $2 बिलियन की एनुअल रेवेन्यू से उन्होंने विप्रो को $500 बिलियन की एनुअल रेवेन्यू वाली कंपनी बनाया। उसके बाद इन्होंने 10 दोस्तों ने मिलकर, ये सभी विप्रो के ही एम्प्लॉय थे दोस्तों, विप्रो के एक्स एम्प्लॉय थे, इन्होंने 10 दोस्तों ने मिलकर माइंडट्री को बनाया, माइंडट्री को फॉर्म किया, माइंडट्री को बड़ी कंपनी बनाया। उसके बाद इन्होंने अपना स्टेक लिया और नई 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड बनाई। इसमें भी एक कंसर्न है दोस्तों। ये कंसर्न क्या है कि हमारे मार्केट्स में पहले भी कुछ ऐसे मैनेजमेंट हुए हैं, पहले भी कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो जिनके नाम की बदौलत, उनके हिस्टोरिकल ट्रेंड की, कैरियर की वजह से जिस कंपनी की मैनेजमेंट में वो आए उनको बड़ी वैल्यूएशन मिली। फॉर एग्जांपल एक क्लासिक केस है हमारे सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वैद्यनाथन जी, हमें सबको मालूम है इस केस का कि किस प्रकार उन्होंने वो कैपिटल फर्स्ट को हेड करते थे। कैपिटल फर्स्ट को आईडीएफसी बैंक के साथ मर्ज किया और कैपिटल फर्स्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनाया। उस 2015 में लिस्ट हुआ डीमर्ज होके आईडीएफसी ग्रुप से। वहां से जो लिस्ट हुआ तब इसकी बहुत बज क्रिएट की गई कि ये अगला एचडीएफसी बैंक बन सकता है। लेकिन अगर हम लोग प्राइस की बात करें, हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइस की बात करें तो जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 2015 में प्राइस थी उसी प्राइस के आसपास पिछले 6 साल से कंसोलिडेशन कर चुका है। जबकि मार्केट में वहां से 150% की रैली हुई, लेकिन इसने ना किसी ग्राफ्ट में पार्टिसिपेट किया, ना किसी रैली में पार्टिसिपेट किया। ऐसा ही हैप्पीएस्ट माइंड के मामले में हुआ दोस्तों। अशोक सूता जी के चलते हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में बड़ा बज क्रिएट हुआ, 150 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। अपनी इशू प्राइस जो इसकी 165 रुपये के आसपास थी, वहां से ये ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों कंसर्न क्या है? कंसर्न है अशोक सूता जी की एज। वो 77-78 ईयर्स की एज में आ चुके हैं, रिटायरमेंट एज उनकी हो चुकी है। उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट में कौन आगे आता है, क्या उनके प्लान रहते हैं? हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री से इसका अलग बिजनेस मॉडल है हैप्पीएस्ट माइंड का। ये पूरी इसकी जो रेवेन्यू है वो डिजिटल बिजनेस से आती है। 96-97% की रेवेन्यू इसकी डिजिटल बिजनेस से आती है, जबकि हमारी जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी है वो 30-40% की उनकी रेवेन्यू वो डिजिटल बिजनेस से आती है। तो इसका अलग बिजनेस मॉडल, और अशोक सूता जी के चलते इसको बड़ी वैल्यूएशन मिली, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने विप्रो और माइंडट्री का टर्न अराउंड किया था। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने वैद्यनाथन जी के बारे में चर्चा किया, और भी कई हमारी मार्केट्स में ऐसे केस हुए हैं कि मैनेजमेंट के चलते कंपनियों को बड़ी वैल्यूएशन मिली, लेकिन बाद में उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं किया। एक और कंसर्न है दोस्तों, वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग। 53% सूता फैमिली इसमें प्रमोटर स्टेक होल्ड करती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन अप्रोच है वो स्टॉक में बहुत माइनर है, 10% से भी कम। अगर हम लोग एफआई और डीएच की होल्डिंग मिला दे तो दोनों की होल्डिंग 10% से भी कम है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 37% की है। अब इसके एक फायदा होता है दोस्तों, एक नुकसान क्या है? फायदा क्या है कि इसमें आगे चल के इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की इतनी संभावना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर साइड पे उनकी होल्डिंग है। जो इंस्टीट्यूशनल की दोस्तों सेलिंग होती है वो ट्रेडिशनली डायरेक्शनल सेलिंग होती है, तो वो एक पॉइंट पे आके रुकते नहीं है। तो इसमें इंस्टीट्यूशन सेलिंग आने का इतना डर नहीं है। हालांकि ये संभावना है दोस्तों, हमारा निजी तौर पे मानना, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक डिफरेंट है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। तो लोअर लेवल से इनफैक्ट इसमें इंस्टीट्यूशनल की बाइंग आ सकती है। लेकिन जो पब्लिक होल्डिंग है 37% इसमें पब्लिक होल्डिंग है, उसकी दिक्कत क्या होती है? हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, स्टॉक मार्केट में ऐसी कुछ कंपनी है जिनमें ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होती है, वो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट में उनकी जो प्राइस है वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट वो रिएक्ट करती है। उस रिएक्शन का फिर हम लोग कभी पैनिक में स्टॉक या तो बेच सकते हैं, क्योंकि वो एकदम से प्राइस इसकी रिएक्ट करेगी, या फिर ज़्यादा हम लोग हायर लेवल पे इसमें एंट्री कर जाएंगे। तो इसीलिए हायर पब्लिक होल्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट है। लोअर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसका क्योंकि कंपनी बढ़िया कंपनी है, अच्छा फंडामेंटल है, रिसेंट की लिस्टिंग है, ग्रोथ आउटलुक बहुत शानदार है, तो लोअर लेवल पे इसमें इंस्टीट्यूशनल की बाइंग भी आ सकती है। ये हमने दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड का एक बेसिक चेक लिया, प्रमोटर आउटलुक से लेके इसके फाइनेंशियल चेक से लेके। अब हम इसका थोड़ा बिजनेस की चर्चा करते हैं। कंपनी मेनली दोस्तों 3 सेगमेंट में काम करती है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, इस सेगमेंट से इसकी 46% की रेवेन्यू आती है। डीबीएस डिजिटल बिजनेस सर्विस, इससे इसकी 29% की रेवेन्यू आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट IMPS, इस सेगमेंट से इसकी 21% की रेवेन्यू आती है।
सेगमेंट वाइज की अगर रेवेन्यू की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विस से इसकी 40% की रेवेन्यू आती है। सैस सर्विस अगेंस्ट सॉफ्टवेयर इसकी 28% की रेवेन्यू आती है। सिक्योरिटी सोल्यूशन से 8.6% की रेवेन्यू आती है। एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेगमेंट से 14.2% की रेवेन्यू आती है। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी इस सेगमेंट से हैप्पीएस्ट माइंड 8.6% की रेवेन्यू करता है। बात करते हैं दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन की। हमारे देश में जो आईटी सेक्टर है वो एक बड़ा सेक्टर है दोस्तों। हमारे इंडेक्स में जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये बड़ी आईटी कंपनियां हैं। हमारे देश की जीडीपी में आईटी सेक्टर 8% का योगदान करता है। 40 लाख से ज़्यादा लोग इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका से हमारे देश की जो रेवेन्यू है आईटी कंपनियों की वो 60% रेवेन्यू आती है। तो आईटी सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है हमारी मार्केट से, अगर स्टॉक मार्केट की पर्टिकुलर बात की जाए। इस सेगमेंट में हमने कंपैरिजन किन कंपनियों के साथ किया? हमने टॉप की कंपनियों के कंपैरिजन नहीं किया, हमने मिड कैप आईटी कंपनियों को जर्नली ज़्यादा वैल्यूएशन मार्केट्स देता है उनके साथ इसका कंपैरिजन किया। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं? हैप्पीएस्ट माइंड का हमने कंपैरिजन किया है कोफोर्ज, माइंट्री। रिसेंटली निफ्टी इंडिया बाजार ने इन दोनों कंपनी के ऊपर भी अपने टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड की है, उनकी लिस्ट आपको नीचे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं। एल&टी इन्फोटेक, एम्फेसिस, टाटा एलेक्सी, 5 कंपनी ऐसी हैं दोस्तों मिड कैप कंपनियां, इनके साथ हमने एक इसका वैल्यूएशन का कंपैरिजन किया जिससे हमें एक इस कंपनी की बेहतर तस्वीर मिलेगी। 18,644 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 977 करोड़ रुपए का हैप्पीएस्ट माइंड का एनुअल रेवेन्यू, 162 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 118 का पी रेशो, 32 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 28 और 35 की इसकी आरओई और आरओसी है। कोफोर्ज 30,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप, 4,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रेवेन्यू, 455 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 80 का पी मल्टीपल है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 15 का है, 12 और 15 की इसके रिटर्न रेशो है। माइंट्री 74,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 8,000 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू, 1,110 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 54 का पी मल्टीपल, 16 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 29 और 41 का इसके आरओई और आरओसी। एम्फेसिस 60,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 955 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 1,212 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 49 का इसका पी मल्टीपल है, 16 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, 28-35 का इसका आरओई और आरओसी है। टाटा एलेक्सी 60,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। टाटा एलेक्सी के दोस्तों हम लोग सब जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की वजह से इसको मार्केट से ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। 1,865 करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू है, 368 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 91 का पी रेशियो है, 30 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 30 और 42 का इसका आरओई और आरओसी। तो हमने देखा दोस्तों चाहे वो पी मल्टीपल हो, 118 रुपए का पी मल्टीपल जिन कंपनियों के साथ हमने, ये टॉप की 5 आईटी कंपनी है मिड कैप आईटी कंपनी, इन सबसे ज़्यादा ये पी मल्टीपल के लिहाज से भी कॉस्टली है और प्राइस टू बुक मल्टीपल पे 32 का प्राइस टू बुक मल्टीपल दोस्तों किसी भी लिहाज से सस्ती वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड नहीं करा। इसी वजह से मार्केट्स में हैप्पीएस्ट माइंड की आजकल इसकी वैल्यूएशन के लिए ज़्यादा चर्चा होती है। तो जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, पिछले 4 महीने से जो स्टॉक है वो अपने हायर लेवल से 20% नीचे है, जबकि निफ्टी वहाँ से 20% बढ़ चुका है पिछले 4 महीने में। तो ये एक कंसर्न है, इसीलिए लोगों ने इस पे ज़्यादा हमसे क्वेश्चन किए, हमारे दोस्तों ने। अब आते हैं इसकी प्राइस को समझते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने चर्चा की, अगर आप हमारे हिस्टोरिकली एपिसोड देखते हो तो हम वीकली और मंथली चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड किसी भी स्टॉक का समझने की कोशिश करते हैं, बट हैप्पीएस्ट माइंड का हमारे पास ज़्यादा डाटा है नहीं, 1 साल का ही चार्ट है, तो हमने इसकी प्राइस का एक आपके लिए डिफरेंट और इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है। 52 वीक हाई 1,580 करोड़ रुपए की। अभी हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1,280 प्लस 80 के आसपास इसकी प्राइस ट्रेड कर रही है, अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट ये 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई एक ही है दोस्तों, लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई एक ही है, लाइफ टाइम लो 307 रुपए का। एक बार ये अपनी लिस्टिंग प्राइस से, जो इसकी इशू प्राइस थी 350, लिस्टिंग के 3 हफ्ते बाद उस प्राइस से भी एक बार ये नीचे चला गया था।
अब आते हैं दोस्तों इसके, अगर पहले तो चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वीकली मंथली का इतना डाटा नहीं है, सिर्फ डेली चार्ट्स है। तो डेली चार्ट्स हम जर्नली लॉन्ग टर्म चार्ट्स का, क्योंकि हम लोग ना तो कभी किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं दोस्तों, ये कई दर्शक इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमें बताते हैं सर आप कभी इसका प्रॉफिट का प्रोजेक्शन नहीं देते, आप इसकी ग्रोथ को प्रोडक्ट नहीं करते, हम कोई आपको किसी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हमारे जो मकसद है कि हैप्पीएस्ट माइंड का आपको हर एस्पेक्ट बताना आसान और सिंपल भाषा में, उस भाषा में जिससे हमारे आम दर्शकों को कंपनी की समझ आ सके, किस सेक्टर से है, कौन प्रमोटर है, क्या वैल्यूएशन है, क्या इसके फाइनेंशियल हैं। तो इसीलिए हम हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करते हैं, ना क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, ना हम लोग इसकी शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि ये रिसेंट की लिस्टिंग है और ये एपिसोड हम अपने दर्शकों की डिमांड पे करें, इसीलिए हम उसके डेली चार्ट्स की चर्चा करते हैं। यहां तक दोस्तों कोशिश ही लग रही है, वीडियो जरूर लाइक करें। डेली चार्ट्स की बात करें तो हम लोग डेली चार्ट्स पे 2-3 मूविंग एवरेज होती है, की मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, जो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड बताती है। वहां से अभी जो ऊपर ट्रेड कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और चार्ट्स पे देखें तो एक सपोर्ट जोन निकल के आ रही है, इस सपोर्ट जोन का जो सपोर्ट ले रहा है। अब ऐसे स्टॉक्स की दोस्तों जो या तो रिसेंट की लिस्टिंग, हमने इस टेक्निक की, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, हमने पहले भी अपने कई एपिसोड में इसकी चर्चा की है। आप किसी स्टॉक की स्ट्रेंथ, अगर हम लोग टेक्निकल स्ट्रेंथ देखें उसकी, तो किसी स्टॉक की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस का हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड जुलाई में इसने 1580 रुपए का हाई लगाया, वहां से अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी वहां से 16% की रैली कर चुकी है। हमारी ब्रॉडर मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स 15 से 16% की रैली कर चुके हैं। ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है, वो है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स तो इनफैक्ट वहां से निफ्टी से भी ज्यादा रैली की, उसने 25% की रैली की। और मिड कैप कंपनियां थी जो हमने पांचों चर्चा की, इन्होंने तो इनफैक्ट और ज्यादा रैली की, लेकिन इसने अपनी पीयर कंपनियों को, अपने सेक्टर को और पूरी मार्केट्स को पिछले 4 महीने से अंडर परफॉर्म किया है। इसने जुलाई के हाई से ये अभी 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो किसी स्टॉक या इंडेक्स की स्ट्रेंथ हम लोग अक्सर बोलते हैं कि आप एक पैरामीटर लो, किसी हाई से उसको कंपेयर करो, मार्केट्स के किसी लो से कंपेयर करो, उस सेक्टर के साथ कंपेयर करो, उसकी सेक्टर की कंपनियों के साथ कंपेयर करो। हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस बहुत अच्छा है, बट हम लोगों को बिजनेस प्रॉफिट नहीं देगा, हम लोगों को प्राइस प्रॉफिट देगी। 1580 के आसपास अगर हमने लिया होता तो हमने ये अज्यूम किया होता कि बाकी मार्केट्स के साथ ये भी स्टॉक रैली करेगा। लेकिन जो हमने कंसर्न रेज किए, चाहे वो इसके प्रमोटर हो अशोक सूत्रा जी, उनकी जो रिटायरमेंट की एज आ चुकी है, चाहे इसमें बहुत कम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हो, चाहे इसकी वैल्यूएशन हो, अपने पूरे सेक्टर से ये कॉस्टली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो हम इसमें अगर इन्वेस्टर होते तो हम इरिटेट हो चुके होते, क्योंकि इस दौरान ब्रॉडर मार्केट ने बहुत ज्यादा रैली किया। इस करेक्शन को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल की भाषा में टाइम बाइज करेक्शन। टाइम बाइज करेक्शन दोस्तों प्राइस करेक्शन से भी ज्यादा इरिटेटिंग होती है। एक ही पॉइंट पे प्राइस अगर लगातार कंसोलिडेशन करती है, लेकिन क्योंकि ये अपनी इशू प्राइस से अभी भी ये 7 गुना से ज्यादा इशू प्राइस से ट्रेड कर रहा है, इसीलिए ये प्राइस इसकी कंसोलिडेशन में है। ऐसे स्टॉक्स को दोस्तों जब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह कंपनियां लिस्ट हुई थी, तो वो भी उनको शुरुआती वैल्यूएशन ऐसे मिलते थे। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर हम लोग, क्योंकि हमारी तो सीरीज एजुकेशनल सीरीज है, हम तो कभी कोई टारगेट स्टॉप लॉस आज तक किसी स्टॉक का नहीं दी, लेकिन एक सजेशन हमारा रहता है कि हाई ग्रोथ वाली कंपनी में हम अगर निवेश करते हैं तो उन कंपनियों की प्राइस वो जल्दी फ्लक्चुएट होती है। तो हमारे उसमें 2 तरीके होने चाहिए, या तो एक तरीका तो ये होना चाहिए कि हमें उसमें लंबे समय के लिए निवेश करें, दूसरा हर डिप पे हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स में एसआईपी करनी चाहिए, जैसे हर गिरावट में ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए और अपने निवेश को लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। तो ये हमारे हैप्पीएस्ट माइंड पे दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गया। हमने जैसा कि इंट्रोडक्शन में चर्चा किया, हमने कंपनी का हर एस्पेक्ट आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। ऐसी कंपनियां दोस्तों जब नई नई लिस्ट होती हैं, बज क्रिएट होता है, प्रमोटर से लेके चाहे बिजनेस मॉडल से लेके चाहे मोनोपोली को लेके, तो ऐसी कंपनियां जैसे हाल ही में आईआरसीटीसी के मामले में एकदम बड़ी रैली की और उसी रैली के हिसाब से एक खराब खबर और स्टॉक अपने हाई से 40% नीचे आ गया। तो ऐसी कंपनियों के साथ ऐसे ही होता है दोस्तों, प्राइस इनकी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है, लेकिन क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनियां हैं तो इनमें निवेश करके हमें लंबे समय के लिए इंतजार करना चाहिए। कोश कंटेंट डाटा अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी, वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। आप अपने सवाल, क्वारी या आप किस भी स्टॉक के बारे में हमें चाहते हो कि टेक्नो फंडा सीरीज का हम एपिसोड करें आपके लिए, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।